सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट का गो होम शो था बहुत कमाल। सीएम पंक, सेथ रॉलिंस, ड्रू मैकिंटायर सबकी तरफ से हमें प्रोमोज सुनने को मिले और इस मैच कार्ड में भी कुछ नए मैचेस ऐड कर दिए गए हैं। तो रॉ को करेंगे रिव्यू। वीडियो को आप एंड तक देखते रहें। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें और उस नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करना ना भूलें। तो गाइस मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में और ये है आपकी आज हुई मंडे नाइट रॉ का रिव्यू, जो कि स्टार्ट करते हैं द वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन गुंथर। वो आगे बात करते हैं किस तरीके से जब ये करने का उनका बिल्कुल मन नहीं था, फिन बैलर की तरफ अब उनकी पूरी अटेंशन है। लेकिन एक बात वो जरूर बता सकते हैं कि सर्वाइवर सीरीज की तरह सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट खत्म नहीं होगी। अब फिन बैलर बाहर आते हैं और वो बोलते हैं, भाई पहली बात तो मुझे इस बात से बहुत गुस्सा आता है कि तूने डोमिनिक को मौका क्यों दिया वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए, एक ऐसा बंदा जो वो डिजर्व भी नहीं करता था और मुझे तूने अनदेखा कर दिया। अब ऑब्वियसली डोमिनिक भी वहीं खड़े हैं, उनका रिएक्शन थोड़ा सा अजीब था लेकिन कुछ इतना भी रिएक्ट उन्होंने नहीं करा। तो यहाँ पे फिन बैलर कहते हैं, एक बात तो गुंथर तूने बिल्कुल ठीक कही कि सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट सर्वाइवर सीरीज की तरह खत्म नहीं होगा, बिकॉज मेरी वजह से इस बार तू टाइटल रिटेन नहीं करेगा, मेरी वजह से इस बार तू टाइटल हारेगा और 8 साल बाद फिन बैलर विल बिकम द वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन। यहाँ पे कहते हैं गुंथर की, देख भाई फिन बैलर तू एक टाइम पे यूनिवर्सल चैंपियन भी बना था और उस टाइम मैं तेरे को लुकअप करता था, मैं तेरे को अच्छे वे में देखता था, लेकिन तब से लेके अब तक मेरी जो रिस्पेक्ट है तेरे लिए वो बिल्कुल गायब हो चुकी है। व्हाई? बिकॉज तूने शॉर्टकट्स लिए हैं। वो कहते हैं तूने अपने आप को वियर्डोस के साथ रखा हुआ है, पागल लोगों के साथ रखा हुआ है क्लब हाउस में, और तू डेमियन प्रीस्ट का सेकंड फिडल बन गया, यानी कि डेमियन प्रीस्ट का चेला बन गया। आखिर ये कब से होने लगा? फिन बैलर आखिर ऐसा इंसान कब से हो गया? वो कहते हैं यहाँ पे कि देख भाई तू बेस्ट इन द वर्ल्ड था 8 साल पहले, लेकिन एक नाइट के लिए सिर्फ, जब तू यूनिवर्सल चैंपियन बना था। लेकिन मैं बेस्ट इन द वर्ल्ड हूं सिर्फ एक दिन के लिए नहीं, थाउजेंड्स ऑफ डेज टू कम के लिए, जब तक मेरी टाइटल रेंज चलती रहेगी। और यहाँ पे वो बोलते हैं कि देख भाई फिन बैलर तू बिल्कुल भी मेरे लेवल पे नहीं है। तो ऑब्वियसली जजमेंट डे को ये चीज पसंद नहीं आई, वो घेर के खड़े हो जाते हैं गुंथर को। डेमियन प्रीस्ट का म्यूजिक बजता है और वो यहाँ पे बीच में आ जाते हैं और उन पे भी अटैक स्टार्ट हो जाता है। गुंथर के ऊपर एक कूडगरा लगी, डेमियन प्रीस्ट के ऊपर 3 कूडगरा लगी और इस पूरी चीज में फिन बैलर को सबसे ज्यादा अपर हैंड मिला और उन्होंने यहाँ पे बेसिकली डिस्ट्रॉय करके जजमेंट डे के साथ फायदा भी उठा लिया। लेकिन यहाँ पे जो चीज सबसे इंपॉर्टेंट है वो दो हैं। पहली बात, गुंथर ने दोबारा बेस्ट इन द वर्ल्ड का मेंशन करा, जो कि डायरेक्टली सीएम पंक की तरफ बात जाती है। पंक पे मैं अभी आऊंगा, लेकिन दूसरी तरफ फिन बैलर जो हैं उनको इस मैच में अब गुंथर के साथ ही नहीं बल्कि डेमियन प्रीस्ट के साथ भी लड़ना पड़ेगा। जी हाँ, बिकॉज एडम पियर्स बताते हैं बैकस्टेज फिन बैलर को कि अब डेमियन प्रीस्ट को भी इस मैच में ऐड कर दिया गया है और नेक्स्ट वीक फिन बैलर को अपने टैग टीम टाइटल्स भी डिफेंड करने पड़ेंगे अगेंस्ट द वॉर रेडर्स। तो ये आने वाला हफ्ता या तो फिन बैलर को दोबारा से वर्ल्ड चैंपियन बनाएगा या फिर जो एक गोल्ड ऑलरेडी वो लेके घूम रहे हैं वो भी उनके हाथों से निकल सकता है। तो इंटरेस्टिंग रहेगा। लेकिन डेमियन प्रीस्ट को यहाँ पे डालने का मतलब सिर्फ यही है कि फिन बैलर और डेमियन की फ्यूड को भी आगे कंटिन्यू करा जा सकता है। मे बी अभी मौका नहीं है फिन बैलर को टाइटल देने का, लेकिन एटलीस्ट वो उस फ्यूड के अंदर इन्वॉल्व तो हैं। इसके बाद फाइनल टेस्टामेंट का मैच होता है द वायद 6 के साथ। सितंबर के बाद पहला मैच ये वायद 6 का हो रहा है, तो क्लियरली उनका उतना यूज नहीं करा गया, लेकिन स्टोरी ऑब्वियसली बहुत टाइम से बिल्ड करी जा रही थी और मैच काफी इंटरेस्टिंग इनके बीच में देखने को मिला। इसकी एंडिंग कुछ इस तरीके से थी कि पॉल एलरिंग का रिटर्न होता है और वो फायर एक्सटिंग्विशर चला देते हैं एक ऐसे पॉइंट पे जब ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे अंकल हाउडी अपनी सिस्टर एबिगेल फिनिशर लगाएंगे, लेकिन यहाँ पे कैरियन क्रॉस ने अपना फिनिशर लगा दिया अंकल हाउडी के ऊपर और उन्होंने पिन कर दिया अंकल हाउडी को टू गेट द विक्ट्री फॉर द फाइनल टेस्टामेंट। तो ये कैरियन क्रॉस के लिए बहुत बड़ी विन है। लेकिन दूसरी तरफ लोग ये भी बोलेंगे कि आखिर वायद 6 के साथ चल क्या रहा है, ये तो ऐसे आए थे कि हम पूरी दुनिया पे टेक ओवर कर लेंगे, हम तो ये मचा देंगे और कोई हमारे आगे टिक नहीं सकता। अब कैरियन क्रॉस पिन कर रहा है यहाँ पे अंकल हाउडी के लिए, इसको मैं भी थोड़ा और पेशेंस के वे से देखना चाहता हूँ, बिकॉज एटलीस्ट कैरियन क्रॉस को तो कुछ दे रहे हैं भाई। बिकॉज अगर कैरियन क्रॉस पिन हो जाते तो फिर हम बोलते कैरियन क्रॉस का क्या कर रहे हैं। तो एक तरफ तो कुछ मोमेंटम जा रहा है, देखते हैं कि क्या डब्ल्यूडब्ल्यूई इसको एक अच्छे वे में लीड कर पाती है या फिर नहीं। इसके बाद सीएम पंक की सिट डाउन इंटरव्यू देखने को मिली विद जैकी रेडमंड, जहां पे सबसे पहला क्वेश्चन उनसे पूछा जाता है पॉल हेमन की फेवर के बारे में और सीएम पंक बोलते हैं, देखो भाई इतने साल मैंने पॉल हेमन के साथ निकालने अपनी लाइफ के, अभी ये बात उसके और मेरे बीच में रहेगी। तो यहाँ पे उनकी रिस्पेक्ट करी जाती है और उनसे डबल क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। और नेक्स्ट क्वेश्चन था सेथ रॉलिंस के बारे में। सीएम पंक कहते हैं, देखो भाई सेथ रॉलिंस की ये जो हेटरेड है ना, इसकी वजह से मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया, बिकॉज मैं सीएम पंक हूं और मैं सेथ रॉलिंस को बिल्कुल भी हेट नहीं करता। वो कहते हैं कि 16 साल का था सेथ रॉलिंस जब वो मेरे पास आया था कि मुझे रेसलिंग के लिए ट्रेनिंग दे दो और वो भी फ्री में, और मैंने उस टाइम पे उसको मना नहीं करा। उसको उस टाइम पे लगता था कि मुझे टॉप 10 ऑफ द बेस्ट रेसलर्स इन द वर्ल्ड की लिस्ट में कंसीडर करना चाहिए, लेकिन एक टाइम ऐसा आ गया था
था जब सेथ रॉलिंस टॉप 10 WWE रेसलर्स की लिस्ट में था जो फायर होने वाले थे, और उस चीज से मैंने उसको शील्ड किया। तो क्लियरली सीएम पंक हमें बताना चाह रहे हैं कि मेरे शील्ड के आइडिया की वजह से सेथ रॉलिंस आज WWE में है, नहीं तो वो शायद फायर भी हो चुका होता। वो यहाँ पे बात करते हैं कि किस तरीके से रॉलिंस एक टाइम पे बहुत बढ़िया था और जब सीएम पंक कंपनी छोड़ के गए तो उसने बहुत अच्छा काम भी किया, लेकिन अब स्टार्टर वापस आ चुका है, ओपनर वापस आ चुका है और रॉलिंस को वापस बेंच पे बैठना पड़ेगा, वापस सब्स्टिट्यूट बनना पड़ेगा। तो क्लियरली सीएम पंक इतना बॉदर्ड नहीं है सेथ रॉलिंस से, लेकिन उनको वो अपनी जगह जरूर दिखाना चाहते हैं, ये उनकी इंटरव्यू सुनने को मिली। इसके बाद लिव मॉर्गन का मैच होता है डकोटा काय के साथ, जो कि एक डिसेंट मैच था और यहाँ पे थे रिंग साइड पे प्योर फ्यूजन कलेक्टिव, जिनको भाई कुछ लोग याद रख पा रहे हैं और कुछ लोगों को याद कराया जा रहा है, तभी उनको रिंग साइड पे यहाँ पे खड़ा करा गया। लेकिन लिव मॉर्गन इस मैच को जीत जाती हैं और मैच के बाद पीएफसी यानी कि ये प्योर फ्यूजन कलेक्टिव, पूरा बोलने का भाई अब मन भी नहीं करता इतना, लेकिन वो अटैक करते हैं डकोटा काय को और ईओ स्काई यहाँ पे जो है आती है सेव करने के लिए, लेकिन उनको एक ओब्लिवियन मार देती है लिव मॉर्गन। तो ऑब्वियसली लिव का मैच होने वाला ईओ के साथ सैटरडे नाइट्स में इवेंट में, उसका बिल्ड यहाँ हमें देखने को मिला। इसके बाद एक और प्री टेप प्रोमो था ड्रू मैकिंटायर की तरफ से, और ड्रू यहाँ पे बात करते हैं कि किस तरीके से हेल इन अ सेल मैच जो सीएम पंक के साथ हुआ वो उनकी लाइफ का सबसे मुश्किल मैच था, और उसके बाद वो स्कॉटलैंड चले गए अपने घर पे बिकॉज उनकी फैमिली को उनकी जरूरत थी। लेकिन उस टाइम जब वो अपनी फैमिली के साथ थे तो उनके दिमाग में एक थॉट आया कि क्या पता बाकी लोग ठीक बोल रहे हो कि लोग कभी कभार चेंज भी हो जाते हैं, ऐसा वो सीएम पंक के बारे में सोच रहे थे। लेकिन फिर उन्होंने देखा कि किस तरीके से रोमन रेंस के साथ सैमी ज़ेन और जे ऊसो टीम अप हो चुके हैं दोबारा, जबकि इतना कुछ रोमन ने उनके साथ करा, और वो कहते हैं भले ही सीएम पंक को तो एटलीस्ट कुछ तो बदले में मिल रहा है, उसको पॉल हेमन से एक फेवर तो मिल रही है, लेकिन सैमी और जे को क्या मिल रहा है, उन्होंने तो सोल्ड आउट कर दिया ऐसे ही बिना किसी मतलब के। और उस टाइम पे ड्रू मैकिंटायर ने रियलाइज करा कि मुझे अब जाके सैमी ज़ेन और जे ऊसो को अटैक करके उनको सबक सिखाना पड़ेगा, बिकॉज ये लेसन ड्रू मैकिंटायर उन्हें सिखाना चाहते हैं। और वो कहते हैं भले ही मैं पास्ट को चेंज नहीं कर सकता, लेकिन मैं प्रेजेंट को चेंज कर सकता हूं और मैं फ्यूचर को भी चेंज करूंगा। तो एक अच्छा प्रोमो था मैकिंटायर की तरफ से। इनका आगे थोड़ा सा और रोल देखने को मिला, उस पर मैं अभी आता हूं। बैक स्टेज एडम पियर्स के लॉकर रूम से निकलते हैं कोडी रोड्स। तो क्लियरली निक ऑल्डिस के लॉकर रूम में बैठे थे गुंथर, आज कोडी बैठे थे एडम पियर्स के लॉकर रूम में, तो आप मान सकते हैं कि कोडी रॉ पे आने वाले हैं। ये तो बहुत टाइम से हम सुन भी रहे हैं। न्यू डे वहां से आ रही होती है और कोडी रोड्स उनको ऐसे देखते हैं जैसे पता नहीं क्या उनके दिमाग में चल रहा हो। वो कहते हैं भाई तुम लोगों के साथ मैं बचपन में खेला करता था, तुम्हारे साथ हाई स्कूल में रेसलिंग हम किया करते थे, और अब तुम्हें अपने आप पे शर्म आनी चाहिए जो काम तुमने किया है। और न्यू डे कोई भाव भी नहीं देते कोडी रोड्स को, वहां से चले जाते हैं। थोड़ा फनी भी था, लेकिन डेफिनेटली कोडी को ये बात पसंद नहीं आई। इसके बाद सेथ रॉलिंस आते हैं रिंग के अंदर और वो सीएम पंक को रिस्पांस देने वाले थे, और वो कहते हैं कि सीएम पंक का डेफिनेटली फ्यूचर में करियर एक पॉलिटिशियन होने वाला है, बिकॉज इतने अच्छे तरीके से वो सच को घुमा देता है और कुछ भी अपनी बातें बना देता है। वो कहते हैं कि सीएम पंक ने डेफिनेटली मुझे ट्रेन किया था, सीएम पंक ने मेरे लिए दरवाजा खोला था WWE में, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो वो छुपा देता है स्टोरी के अंदर, और उसी रीजन की वजह से मैं उसको हेट करता हूं। सीएम पंक ने यह बात किसी को नहीं बताई कि सेथ रॉलिंस और वो एक्चुअली में एक टाइम पे अच्छे दोस्त भी थे। सेथ रॉलिंस कहते हैं कि जब सीएम पंक WWE छोड़कर गया तो उसने सिर्फ मेरा ही नहीं बल्कि किसी के भी फोन का कोई रिस्पांस नहीं किया, और वो अपने आप को कुछ बड़ी चीज समझने लगा कि हम तो भाई पीछे रह गए और सीएम पंक आगे निकल गया। वो कहते हैं कि सीएम पंक की प्रायोरिटीज और हमारी प्रायोरिटीज अगर मैच नहीं होती थी तो सीएम पंक जो है हमें इविल समझ लेता था, और इस वजह से सेथ रॉलिंस को यह बात समझ आई कि एक्चुअली में वो कितने बेटर हैं सीएम पंक से। वो कहते हैं इन 10 सालों में सीएम पंक ने WWE के बारे में बहुत गलत चीजें बोली, हर वे में जो वो बोल सकता था, लेकिन तब भी वो वापस आया बिकॉज बाकी सारी चीजों में वो फेल हो चुका था और उसको इतने सारे पैसे ऑफर करे जा रहे थे। वो कहते हैं जो कुछ भी सीएम पंक ने WWE में करा है, सेथ रॉलिंस ने उस चीज को 2 बार किया है, इंक्लूडिंग मेन इवेंटिंग रेसलमेनिया। तो सेथ रॉलिंस यहाँ पे ऑब्वियसली सीएम पंक के अगेंस्ट ही है अभी भी, लेकिन म्यूजिक बजता है यहाँ पे सैमी ज़ेन का और वो बाहर आ जाते हैं। तो सैमी बात करते हैं और सबसे पहले वो अपॉलोजाइज करते हैं कि कैसे लास्ट वीक उन्होंने यहाँ पे ब्लेम डाला सेथ के ऊपर कि भाई तूने अटैक करा जे ऊसो को और उसकी वजह से सैमी ने गलत चीज सोच ली थी। लेकिन वो सेथ को कहते हैं कि लास्ट वीक जो तेरे वर्ड्स थे सेथ, ऐसा नहीं लग रहा था कि सेथ बात कर रहा है, मुझे लग रहा था कि ड्रू मैकिंटायर बात कर रहा है, बिकॉज उस तरीके से तेरा एटीट्यूड था। और वो कहते हैं कि जो भी सीएम पंक वाली सिचुएशन चल रही है ये तेरा वर्स्ट ही बाहर लेके आएगी, तेरे को और बुराई बनाएगी, तेरे लिए कुछ अच्छा नहीं
नहीं कर सकती। लेकिन सैमी ज़ेन यहाँ पे कहते हैं कि देख भाई मैं तेरे बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं होऊंगा, तेरे को जैसे भी सीएम पंक का मैटर सॉल्व करना है तू कर सकता है। तो सेथ रॉलिंस यहाँ पे थैंक यू बोलते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन वार्निंग भी देते हैं सैमी ज़ेन को कि कहीं ना कहीं तेरे को भी एक ड्रू मैकिंटायर की प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ेगा, तो तू भी अपना संभल के चल। तो सेथ रॉलिंस के रिंग से जाने के बाद सैमी ज़ेन ड्रू मैकिंटायर को एड्रेस करते हैं और कहते हैं ऑलरेडी मैंने एडम पियर्स से बात कर ली है कि सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट में सैमी ज़ेन का मैच होने वाला है ड्रू मैकिंटायर के साथ और 1-on-1 मैच को ऑफिशियल कर दिया गया है। और जैसे ही वो एग्जिट करने वाले थे, ड्रू मैकिंटायर आउट ऑफ नोवेयर आके वहां पे उन्हें अटैक भी करते हैं, सिक्योरिटी इसको रोकती है, लेकिन इस मैच को डाल दिया गया कार्ड के ऊपर। तो यूजुअली जो मैचेस होते हैं उससे कई ज्यादा मैचेस ऐड करे जा रहे हैं इस कार्ड पे, और जबकि 2 ही घंटे का शो है तो आई डोंट नो कितने लंबे और अच्छे मैचेस होंगे, लेकिन मजा बहुत आएगा बिकॉज ब्रेक्स वगैरह ज्यादा नहीं आएंगे, बैक टू बैक रेसलिंग ही यहाँ पे हमें देखने को मिलेगी। इसके बाद आते हैं तो इस इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल का क्वालिफायर देखने को मिला, विमेंस का ट्रिपल थ्रेट मैच, जहां लायरा वेलकीरिया ने हराया आइवी नाइल और जेलिना वेगा को। आई डोंट नो कि क्या यहाँ पे इतना इंटरेस्ट में लूं, मैच डिसेंट था और लायरा को पुश भी करा जा रहा है, तो उन्होंने आगे अपने आप को क्वालिफाई कर लिया है। लेकिन मैं बार बार यही बात बोलूंगा कि जब पहला चैंपियन बन जाएगा तब देखेंगे कि भाई आखिर किस तरीके से स्टोरीज चल रही हैं, किस तरीके से टाइटल को WWE संभाल रही है। न्यू डे आते हैं रिंग के अंदर और वो अपने वर्ड्स पहली बार बोलने वाले थे बिग ई के टर्न के बाद, ऑब्वियसली जो लास्ट वीक हुआ, लेकिन आज तो लोग ने उनको जिंदा भाई बू करके बाहर फेंक दिया। एक वर्ड नहीं सुनना चाहता था एक क्राउड न्यू डे के मुंह से, लेकिन कुछ वर्ड्स उनके तब भी बाहर आ गए भाई, भले ही शोर शराबे में कुछ क्लियर नहीं सुना, लेकिन यहाँ पे बोला जाता है कि कैसे 10 साल से न्यू डे हम सबको पॉजिटिविटी दे रही थी और एक दिन के लिए ये रिएक्शन उनको आज मिल रहा है। वो कहते हैं कि बिग ई को तो हमने कुछ किया भी नहीं, और उसके बाद वी वांट बिग ई की चैंट्स होती हैं। तो कोफी किंगस्टन बोलते हैं कि भाई देखो करने को तो हम बिग ई के सर के पीछे एक स्टील चेयर मार सकते थे, उसको स्लेज हैमर से अटैक कर सकते थे, और इतनी बुरी बातें उन्होंने बोली कि इससे आगे शायद उनको और बोलने का मन था, लेकिन क्राउड ने आज उनको यहाँ पे जीने नहीं दिया। तो बेसिकली जेवियर वुड्स और कोफी किंगस्टन का जो इरादा था अपना प्रोमो कट करने का वो कुछ और था, लेकिन वो वर्ड्स उनके टाइम में निकल नहीं पाए तो उनको वहां से जाना पड़ा। लेकिन अनबिलीवेबल रिएक्शन और क्लियरली अब आगे के क्राउड्स को भी मजा दिलाएगा, एक आइडिया देगा कि तुम्हें किस तरीके से इन दोनों को बू करना है। और डेफिनेटली WWE ने जो हील टर्न प्लान करा था वो परफेक्टली काम कर रहा है अभी तो। और इस शो का मेन इवेंट था रिया रिप्ली और रकेल रॉड्रिगेज के बीच में एक एनीथिंग गोज मैच, और क्लियरली पता था कि टाइम ज्यादा है नहीं बिकॉज एंट्रेंस के टाइम पे रकेल अटैक कर देती है रिया को, ये मैच स्टार्ट हो जाता है और मैच के बीच में लिव मॉर्गन आ जाती हैं जो बार बार कोशिश करती हैं कि रिया यहाँ पे किसी तरीके से हार जाए। वो ऑब्लिवियन भी लगाती हैं रिया के ऊपर, लेकिन तब भी रिया यहाँ पे किक आउट कर देती हैं। और फाइनली इयो स्काई आती हैं यहाँ पे मैच करने के लिए, हेल्प करने के लिए रिया को, लेकिन ऑब्वियसली लिव मॉर्गन को टेक आउट करने के लिए एक सुसाइड डाइव से, और इस चीज का फायदा पूरा मिलता है यहाँ पे रिया रिप्ली को, बिकॉज रकेल ने जबकि एक टेबल लगाई थी उनको चेयर्स में फेंका जाता है यहाँ पे टर्न बकल के पास, और उसके बाद एक रिप टाइट थ्रू दी टेबल, और यहाँ पे रिया रिप्ली पिन कर चुकी है रकेल को। मैच के बाद एक इंटरेस्टिंग मोमेंट देखने को मिली कि कैसे रिया रिप्ली और इयो स्काई सेम टाइटल को एक एक तरफ से पकड़ते हैं, यानी कि दोनों की जो नजरें हैं वो विमेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप पे बनी हुई हैं। ऑब्वियसली पहले मौका मिलेगा इयो को, और उस मैच के बाद शायद रिया रिप्ली दोबारा अपने आप को कंटेंडर समझती हैं। तो ये थी आज की मंडे नाइट रॉ। ऐसा कुछ नहीं हो गया कि भाई मुंह खुले के खुले रह जाएं, लेकिन हर बार ऐसा शो हो भी नहीं सकता। WWE 2 घंटे में काफी कुछ दिखा पा रही है, और इसी वजह से क्योंकि टाइम नहीं है तो ये प्री टेप्ड प्रोमोज और इंटरव्यू स्टाइल्स हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन सैटरडे नाइट्स में इवेंट एक बार साइड निकले तो रॉयल रंबल के लिए जो बिल्ड स्टार्ट होगा उसके बाद तो भाई चांदी चांदी हम लोगों के लिए, बहुत मजा आने वाला है। तो आप लोग अपने ओपिनियंस बताएं रॉ के बारे में मुझे नीचे कमेंट्स में। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।